ठंड में घर आई अंग्रेजन भाभियां। हाँ ठीक है भाभी, आप आ जाना। हम 3 दिनों बाद इंडिया आएंगे, तो आपके भाई का मन है आपके घर आने का भाभी जी। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आना। 1 मिनट भाभी जी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। मिट्ठू के खांसने पर हिमानी ने फोन को कान से हटा दिया और वो अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, विवेक जी, मिट्ठू का तो बुखार बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ हिमानी, अभी तो मैंने दवाई लाकर दी है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, और फर्क पड़ेगा भी कैसे? इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है और हमारे पास इस गरीबी में ओढ़ने पहनने को ठीक से गर्म कपड़े भी नहीं हैं। मैं जितना कमा पाता हूँ उस कमाई में गर्म कपड़ों का इंतजाम करना तो नामुमकिन है। समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। अभी हिमानी और विवेक एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी मिठू जोर जोर से खांसने लगा। क्या हुआ राजा? मुझे प्यास लगी और सर्दी भी लग रही है। बेटा मैं क्या करूं? रुक, मैं अभी तेरी सर्दी का इलाज करती हूँ। हिमानी ने अपने तन पर लपेटी हुई शॉल को अपने बेटे को ओढ़ा दिया। माँ, इससे मुझे मत दो वरना आपको सर्दी हो जाएगी। नहीं राजा, तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। आजा, मैं तुझे अपनी गोद में सुलाती हूँ, तुझे जरूर सुकून मिलेगा। हिमानी मिठू को अपनी गोदी में लेकर बैठ गई, उसके सर को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। कुछ ही देर बाद मिठू की आंख लग गई और वो हिमानी की गोद में सो गया। मिठू को सुलाते सुलाते हिमानी और विवेक की भी आंख लग गई थी कि तभी अचानक, ये क्या था? अरे नहीं, विवेक जी, विवेक जी जल्दी उठिए। क्या हुआ हिमानी? देखिए विवेक जी, छत टपक रही है, लगता है कि बारिश हो रही है। सही कहा, तो मिट्ठू को लेकर इस जगह से हट जाओ। हिमानी अपने बीमार बच्चे को दूसरी तरफ लेकर बैठ गई कि तभी कुछ देर बाद ही छत वहां से भी टपकनी शुरू हो गई। अरे नहीं, ये बारिश सर्दियों में हम गरीबों के ऊपर किसी अभिशाप से कम नहीं है। तुम एक काम करो हिमानी, मिट्ठू को लेकर कुछ देर पड़ोस में चली जाओ। ऐसे बारिश का पानी उसके ऊपर आना सही नहीं है, तब तक मैं कुछ करता हूँ। हिमानी ने वैसा ही किया। वो अपने बच्चे को लेकर अपने तन को बारिश की बूंदों से बचाने के लिए एक बड़ी सी पिन्नी अपने ऊपर ढककर निकल गई और अपनी पड़ोस के मकान के दरवाजे को जाकर खटखटाने लगी। अरे इंसानियत के नाते कोई तो दरवाजा खोल दो। अरे क्या बात है बहन, क्यों इतने जोर से दरवाजा पीट रही हो? भाभी जी देखिए ना, मेरा मिठू बीमार है और बारिश की वजह से हमारे सारे घर में पानी ही पानी हो गया है। तो इसमें मैं क्या करूं? आप एक छोटा सा करम मेरे ऊपर कर दीजिए, सिर्फ कुछ देर, जब तक बारिश नहीं रुक जाती, सिर्फ तब तक। क्या आप मुझे अपने घर में रुकने की इजाजत दे सकती हो? ओहो, तो बारिश के बहाने तुम मेरे घर में चोरी के इरादे से आई हो? जाओ जाओ, मैं तुम जैसे गरीबों से अपना मतलब वास्ता नहीं रखती हूँ। तुम्हारा क्या पता, यूं ही साड़ी के पल्लू में दबाकर मेरी कोई कीमती चीज ले जाओ। मैं आपकी पड़ोसन हूँ, कोई चोर नहीं। फिर भी ना बाबा ना, तुम गरीबों की नीयत कब खराब हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी। ऐसे बोलकर उस औरत ने हिमानी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी हिमानी बारिश में अपने बेटे को लिए घर घर जाकर सिर्फ कुछ देर ठहरने के लिए पनाह मांगने लगी और आखिरकार उसे एक घर मिल ही गया। ठीक है बहन, देखने से परेशान लग रही हो, मैं तुम्हें अपने घर में ठहरने की जगह दे रही हूँ, लेकिन हाँ, बारिश रुकते ही चली जाना, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। वो औरत हिमानी को अपने घर के अंदर ले आई कि तभी बारिश भी बंद हो गई। लो बहन, बारिश तो तुम्हारे अंदर आने का ही इंतजार कर रही थी। भगवान जी, क्या आप मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? चलो चलो, अब ये बेकार की बातें बाद में करना, अभी अपने घर जाओ। हिमानी अपने बेटे को लेकर वापस से अपने घर ही लौट आई। बेचारी गरीब हिमानी को अपने बेटे को संभालते संभालते अब शाम हो गई थी और अब मिठू का बुखार भी कुछ हल्का था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे मिठू का बुखार हल्का हो गया। ये एक चिंता कम हुई तो अब मुझे दूसरी चिंता सता रही है। 2 दिनों के बाद मेरी भाभियां मेरे घर आने को बोल रही हैं। इस माहौल में तो मैं उनके आगे 2 कप चाय भी ना रख सकूंगी। हे भगवान, ये कैसी मोहताजगी है। हिमानी की थोड़ी सी चिंता अपने बेटे के बुखार के हल्का होने से खत्म हुई थी तो अब दूसरी चिंता सता रही थी। ऐसे ही परेशानियों में हिमानी के 2 दिन और बीत गए। अभी भी मिठू थोड़ा थोड़ा सा बीमार ही था।
क्या हुआ हिमानी? मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम कुछ उदास लग रही हो। वो विवेक जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहले नहीं बताया। क्या नहीं बताया? वो कल मेरी दोनों भाभियां पहली बार हमारे घर आने वाली हैं। क्या? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। आप मिट्टू की तरफ से इतने ज्यादा परेशान थे कि मेरी आपको बताने की हिम्मत नहीं हुई। कम से कम। अभी विवेक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं देखती हूँ, हिमानी ने दरवाजा खोला तो उसे 2 अंग्रेजन भारतीय कपड़ों में दिखाई दी। सरप्राइज नैना जी! अरे तुम दोनों, तुम तो कल हमने कल आने को बोला था, लेकिन हम आज ही आ गए। अब अंदर तो बुलाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आओ। हिमानी की दोनों अंग्रेजन भाभियां घर के अंदर आ गई। वो दोनों बहुत ही अमीर घरों से ही थी, इसलिए उन्हें हिमानी का छोटा सा घर देखकर काफी हैरानी हो रही थी। नाना जी, आप इस घर में रहती हो? आप सभी इसमें अपना गुजारा कैसे करते हो? हमारे लिए तो यही हमारा महल है। वैसे तुम दोनों के पति नहीं आए? उन्हें काम था, इसीलिए वो आज नहीं आ पाए। वो सब छोड़िए, हमारा भतीजा कहाँ पर है? वो अब ठीक तो है ना? तुम्हें मिट्टू के बारे में कैसे मालूम? नाना जी, जब आप हमसे फोन पर बात कर रही थी और मिट्टू जोर से खांसा था, तभी हमने आपकी सारी बातें सुन ली थी। आप उस टाइम जल्दबाजी में फोन काटना भूल गई थी। ओह अच्छा। और आपके घर की तंगी को जानकर हम आपके लिए कुछ लेकर भी आए हैं। ओहो अच्छा है, याद आ गया, हम अभी आए। एमिली और एमी अपनी गाड़ी के पास गईं और उसमें से बड़े बड़े तोहफे हाथों में लेकर लौटी। ये सब क्या है? ये सर्दियों की आपके काम की कुछ चीजें हैं, जैसे कि ब्लैंकेट, कार्डिगन्स, हमारी तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी? अब हम अपने भतीजे को ऐसे ठंड में बीमार पड़ता थोड़ी ही देख सकते हैं। अपनी भाभियों की खुद के लिए फिक्र देख हिमानी की आंखें भर आईं। अब नाना जी ऐसे रोइए मत। देखिए, हम आप सभी के लिए केक भी लेकर आए हैं, चलिए सभी मिलकर खाएंगे। आजा मिठू बेटा। और विवेक जी, आप भी आ जाइए। दोनों अंग्रेजन भाभियों ने गरीब हिमानी के घर में केक काटा और वो केक सभी ने खाया। केक खाकर मिठू बोला, माँ, अब तो मैं इस केक को खाकर जल्दी से सही हो जाऊंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। नंद जी, हम कुछ और खाने पीने की चीजें भी लेकर आए हैं, आप उन्हें इन गिफ्ट्स में से निकाल लेना। अब हम चलते हैं। कुछ देर और रुक जाती ना, हम दोबारा जल्दी ही आएंगे जब आप भी अमीर हो जाओगी। ऐसे बोलकर दोनों अंग्रेजन भाभियां अपनी गाड़ी में बैठकर चली गईं। हिमानी ने जब उन तोहफों को देखा तो उसमें सभी के हिसाब से एक बहुत ही गर्म और मोटा कंबल था, सभी के गर्म कपड़े थे और काफी चीजें थी। उस सामान में एक मिठाई का डिब्बा भी था। मैं तो मिठाई खाऊंगा। विवेक ने जैसे ही उसे खोला तो वो हैरान हो गया। उस डब्बे में मिठाई की जगह 500 के नोटों की गड्डी थी। उन्हें देखकर विवेक और हिमानी हैरान रह गए और हिमानी को एमी की बात याद आई। ये मेरी भाभी ने बिना बताए मेरी मदद की है। हिमानी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उन पैसों से विवेक ने नया काम शुरू किया। अब नए काम के सहारे हिमानी के घर की दिक्कतें भी खत्म होने लगी थी और सभी अब खुशी खुशी रहते थे। हिमानी आज भी दिल से अपनी अंग्रेजन भाभियों की शुक्रगुजार थी। चंट जेठानी शरीफ देवरानी की सर्दी। सावित्री अपनी बड़ी बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। घर में आते ही उसकी बड़ी बहू अपने मन में सोचती है, घर बार तो बड़ा ही अच्छा है, बस मेरी सास भी अच्छी हो, यानी कि मुझसे ज्यादा काम ना करवाए। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हें अपना ससुराल पसंद नहीं आया क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो माँ जी, मेरा ससुराल तो लाखों में एक है, बहुत ही प्यारा है। सच में मेरे तो भाग ही खुल गए। ये सुनकर सावित्री बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहकर अपनी नई बहू के लिए खाना मंगवाती है। जा अंजलि, अपनी भाभी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। सावित्री के कहने पर उसकी बेटी अंजलि मनीषा के लिए खाने के लिए लेकर आती है, जिसके बाद सावित्री उसे उसका कमरा दिखा देती है। अगले दिन से सावित्री अपनी बड़ी बहू को उसकी सभी जिम्मेदारियों के बारे में समझा देती है। बहू, आज से इस घर को तुम्हें ही समझना है और इस घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालना है।
हाँ हाँ, सारे काम तो मुझ पर ही थोप दिए हैं। अब तो आप मुझे ही बोलोगी करने के लिए, सर्दियां जो आ गई हैं। शादी के अगले दिन से ही मनीषा को सारे काम करने पड़ते हैं। वह इतनी ज्यादा चंट थी कि वह अपनी सास की सेवा करते हुए अपने सारे काम अंजलि को बता दिया करती थी। वही एक दिन उसकी नजर अपने जवान देवर पर पड़ती है। अरे वाह, मेरा देवर तो शादी के लायक हो गया है। मेरे देवर की शादी हो जाए तो इस घर में बहू आ जाए और मुझे देवरानी मिल जाएगी। फिर मैं सारे काम उसी से ही करवाऊंगी। मनीषा ऐसा सोचने के बाद सावित्री के कान में नवीन की शादी की बातें डालने लगती है, जिसके चलते सावित्री नवीन के लिए भी लड़की ढूंढती है। कुछ महीनों बाद सावित्री नवीन की शादी एक फुलवा नाम की सीधी साधी लड़की से कर देती है। फुलवा घर में आने के बाद घर की जिम्मेदारी को खुद ही समझ लेती है और अपनी सास की हर सेवा करती है। लाओ माँ जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। तभी वहां मनीषा आती है और कहती है, तुम जाओ, मैं माँ जी के पैर दबा देती हूँ। तुम जाकर रसोई संभालो। आज तुम्हारी पहली रसोई भी तो है, कुछ अच्छा सा बनाकर लाओ। माँ जी के पैर तो मैं दबा दूंगी। ठीक है जेठानी जी, जैसा आप कहें। फुलवा तेल वहीं रखकर रसोई में गाजर का हलवा बनाने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर बाद वह गाजर का हलवा बनाकर सभी के लिए लेकर आती है। अरे वाह फुलवा, तुम तो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। घर भी अच्छे से संभालती हो और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। ये गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है। सही कहा मेरे बेटे ने, गाजर का हलवा तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। आओ बहू, अब यहाँ आकर आराम कर लो। अरे ये क्या माँ जी, मेरी पहली रसोई की रस्म पर तो आपने इतना कुछ बनवाया था और मेरी देवरानी से कुछ भी नहीं बनवा रही हो। अरे अभी तो गर्मा गर्म पकौड़े भी रह गए हैं, वो भी चाय के साथ। जाओ फुलवा, सर्दी ज्यादा हो रही है, ऐसी सर्दी में गरम गरम पकौड़े खाने में बहुत मजा आएगा। जाओ बना लो। फुलवा मनीषा की बात सुनने के बाद चुपचाप रसोई में जाती है और पकौड़े बनाकर सभी के लिए लेकर आती है। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा खाने में। वैसे तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मनीषा फुलवा की तारीफ तो करती है, लेकिन वहीं हर एक काम से बचने की कोशिश भी करती है। गाजर का हलवा पकौड़े खाने के बाद सावित्री अपनी छोटी बहू फुलवा से कहती है, अरे फुलवा बहू, सुबह से काम ही काम कर रही हो, तुम थक गई होगी। चलो मेरे सर में थोड़ा सा तेल लगा दो और उसके बाद अपने कमरे में आराम कर लेना। मनीषा अपने मन में सोचती है, अभी अभी फुलवा रसोई में खाना बनाकर आई है, पक्का रसोई में गंदे बर्तन होंगे। एक काम करती हूँ, मैं ही माँ जी के सर में तेल लगाकर आराम करने चली जाती हूँ। ऐसा सोचने के बाद मनीषा कहती है, अरे माँ जी, आपको पता है मैं बहुत अच्छी मालिश करती हूँ। मेरी मालिश एक बार आपने करवा ली तो जिंदगी भर याद रखोगी। लाओ, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। फुलवा रसोई के काम करके आराम करने चली जाएगी। मनीषा ऐसा कहने के बाद अपनी सास के सर में तेल लगाने लगती है और उसकी मालिश करने लगती है। केवल 5 मिनट में वो ये सब निपटाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। इधर ठंड में बेचारी फुलवा ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धो रही होती है। ओहो, बहुत ज्यादा ठंडा है पानी तो, लेकिन अब क्या करूं। मेरी जेठानी तो हमेशा सास से ही चिपकी रहती है, कोई काम नहीं करती है। फुलवा इस तरह सर्दियों में ठंडे पानी में काम करते हुए और सारा दिन ठंड में काम करते रहने की वजह से बीमार पड़ने लगती है। अच्छ, अच्छ, अच्छ। अरे फुलवा, ये क्या हो गया तुझे? जुकाम हो रहा है? चला मैं तुझे दवाई दिला लाती हूँ। अरे रुको माँ जी, आप इसे कहाँ लेकर जा रही हो? दवाइयों से जुकाम पक जाता है। और आप चिंता मत करो, मैं इसके लिए गर्मा गर्म कुछ बना कर लाती हूँ। मनीषा रसोई में जाती है और काढ़ा बना कर लाती है, लेकिन उससे भी फुलवा की तबीयत ठीक नहीं होती, जिसके चलते उस दिन सारा काम मनीषा को ही करना पड़ता है। हाय राम, रात के समय तो ठंडे पानी में जरा भी बर्तन धोने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करूं, सुबह तो और भी ज्यादा आलस आता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। माँ जी के पास जाती हूँ और उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाकर यहाँ ले आती हूँ। बातों ही बातों में माँ जी मेरे साथ ये सब काम भी करवा देंगी। इधर फुलवा को सर्दी लगने की वजह से मनीषा को घर के काम करने पड़ जाते हैं, तो वह अपनी सास का फायदा उठाकर उसी से घर के काम करवाने लगती है। सर्दी में सावित्री जब अपनी चंट बहू की बातों में आकर घर के काम करती है, उम्र होने के कारण उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। देखिए,
आपकी सास और देवरानी दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर इन्हें अभी सही से रेस्ट नहीं दिया गया तो इनकी हालत और भी खराब हो सकती है। इसलिए आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा और इन्हें कोई काम करने मत दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। ये कुछ दवाइयां हैं जो मैंने लिख दी हैं। डॉक्टर से दवाइयों का पर्चा लेकर मनीषा वह दवाई ले आती है, जिसके चलते अब उसे भी घर संभालना होता है और घर के सारे कामों के साथ साथ अपनी देवरानी और सास को सही समय पर दवाइयां भी देनी होती हैं। वह सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती है। हे भगवान, यहाँ तो खड़े होने में भी बहुत ठंड लग रही है। इसका मतलब इसी तरह मेरी देवरानी और सास की तबीयत खराब हुई थी, वो भी इसी तरह रसोई में ठिठुरती होंगी। मनीषा को घर के काम करके और अपनी देवरानी सास की देख रेख करके ये एहसास हो जाता है कि उसके आलस के चलते किसी एक के ऊपर घर का सारा काम छोड़ना कितना भारी पड़ता है। जहां पर फुलवा और सावित्री तबीयत होकर ठीक हो जाती हैं, तो वहीं अचानक से मनीषा की ठंड में काम करने से तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके चलते वह अपनी सास और अपनी देवरानी से कहती है, अब मुझे पता चला कि घर में जब अकेला कोई काम करता है तो उसे कितना सारा काम करना पड़ता है, और ठंड में ठिठुरते हुए तुम लोग कैसे काम करते होंगे। मैंने अपने चंटपने से तुम लोगों से अपने सारे काम तो करवा लिए, लेकिन उसका भुगतान मुझे करना पड़ गया। देखा बहू, काम ना करने का नतीजा क्या होता है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी देवरानी और सास दोनों मिलकर तुम्हारी देख रेख करेंगी, और जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम दोनों बहू मिलकर इस घर की सारी जिम्मेदारी को संभालना और घर के सारे काम मिल बांट के करना। चिंता मत कीजिए माँ जी, अब मैं कोई चालाकी नहीं करूंगी और ना कोई बहाना लगाकर काम से बचूंगी। मनीषा की ये बात सुनकर उसकी देवरानी और सास दोनों हंस पड़ती है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में मनीषा बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी देवरानी के साथ मिलकर घर के सारे काम करती है और काम से बचने के लिए बहाने बनाना छोड़ देती है। इसी के चलते अब वह अपनी देवरानी और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।